है ऑलरेडी। देखते हैं अभी थोड़ा सा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेक्चर 2 ओपन नहीं हुआ ये। नहीं, ये तो 11th को पढ़ाया था, सॉरी। ये अलग है। कहाँ तक हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम? बोर्स भी हो गया ना? बोर्स हुआ था। KLMN शेल्स बताया था मैंने। तो हाँ, बताया था ना। स्टार्टिंग वाला ही चैप्टर है ना। सेकंड चैप्टर है ना। पेज नंबर 146। ये केमिस्ट्री आगे पीछे कर दिया इन लोगों ने अभी। पहले केमिस्ट्री फर्स्ट में था। हाँ, पहले केमिस्ट्री है ना, स्टार्टिंग में ही था वो। ओके, पेज नंबर ना। ओके। क्या क्या हो गया है? मास नंबर हो चुका है हमारा। इसके बोर्स मॉडल ऑफ एटम के नहीं हुए क्या? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब हो गया, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हो गया है। लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड। क्या क्या नहीं बताया इसने रदरफोर्ड ने? वो 2 पॉइंट्स बताए थे मैंने आपको कि एक तो he does not tell about uh, the force of क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना? कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ऑर्बिट में, सो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस पे गिर सकते हैं ना, किस पे? न्यूक्लियस के ऊपर। सो इट कैन बी फॉल ऑन द न्यूक्लियस। सो इट डज नॉट ही डज नॉट टेल अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके। और इसके अलावा और लिमिटेशन क्या लिखी हुई है? और क्या लिखा है लिमिटेशन? इसने लिखा अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज constantly changing their direction, which means it is accelerating. If a negatively charged electron keeps accelerating around the nucleus, it should lose energy. Losing energy would make it spiral inward and eventually fall into the positively charged nucleus. If that really happens, the atom would collapse and would not exist. But in reality, the atoms are stable, and that is why matter around us stay intact. This means Rutherford model was not completely correct, and a new explanation was needed to describe how electron remains in the motion without collapsing into the nucleus. समझ में आया इसका मतलब? कि उसने बोला था कि अभी जो इलेक्ट्रॉन्स है, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता है कि नहीं? अभी जैसे, एक मिनट मैं बताता हूँ। और कोई मॉडल है क्या? अलावा हमें मॉडल चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वो घूमने वाला मॉडल चाहिए।
ठीक है, यही ले लेते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहता है इनके चारों तरफ ऐसे, ठीक है, समझ आ रहा है। सो बेसिकली उसने ये बोला था, अब अब होता क्या है, एक्चुअल साइंस क्या है कि बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज इज इट कंटिन्यूसली मूव अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, एंड एवरी इन एवरी कॉर्नर, कॉर्नर तो नहीं बोल सकते, एवरी साइड ऑफ द सर्कल इट चेंजेस इट वेलोसिटी, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है कि नहीं? कैसे होगी? जैसे यहाँ से मूव करेगा तो यहाँ वेलोसिटी चेंज होगी, यहाँ से मूव करेगा वेलोसिटी चेंज होगी। सर्कुलर मोशन में यही होता है ना, बताया था फिजिक्स में कि टेंजेंशनल, जो टेंजेंट से घूमती है तब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो जब वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब इट एक्सेलरेटिंग, वो एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं? जब वेलोसिटी में चेंज आता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो उसके एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है या नहीं? आएगा चेंज। ओके, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वो ऊपर नीचे जा रहा है, तो ऊपर से नीचे गिरना चाहिए ना न्यूक्लियस के ऊपर, पर वो गिरता नहीं है, वो स्टेबल है। अगर वो गिरता तो जो एटम है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता, होता कि नहीं? अगर एटम डिस्ट्रॉय हो जाता तो मैटर भी होता क्या? मैटर किससे बनता है? एटम से। तो अगर एटम नहीं होता तो मैटर भी नहीं होता, ठीक है। जो चीज़ें हैं वे अगर उसको बनाने की कोशिश भी करते तो वो वापस हवा में उड़ जाती, वोलेटाइल हो जाती। आया समझ में? तो बेसिकली जो उसने जो बताया था जिस थ्योरी के बारे में, तो उसने लिमिटेड चीज़ें बताई, कुछ चीज़ें उसने, कुछ एक्सप्लेनेशन उसने नहीं दिए, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में उसने नहीं बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बना रहता है और वो रिवॉल्व करता रहता है इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के ऊपर गिरता नहीं है, वो स्टेबल रहता है। समझ में आया? क्लियर है? तो स्टेबिलिटी किसकी वजह से आया? इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट डज नॉट टेल अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में मैंने आपको बोर्स मॉडल के बारे में थोड़ा सा बताया था, जिसमें हमने ये शेल्स के बारे में पढ़ा था। ओके, देखो, ये बोर्स एटॉमिक मॉडल है जिसके अंदर हमारे पास अलग अलग एनर्जीज लेवल है, दिखाई दे रहे हैं आपको एनर्जी लेवल्स। और इसके बारे में मैंने डेप्थ में भी बताया था आपको, पता है? वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है, और इमिशन करने के टाइम अलग अलग रीजन में जाता है, विजिबल रीजन, फिर मैंने बताया था इंफ्रारे रीजन और एक्सरे, ये सब इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, बट फिर से एक बार इसको एक डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो इसके इसके पॉइंट्स क्या क्या है, उस पॉइंट्स के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। पहले हम बेसिक सा डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक इसमें क्या है, देखो, इसमें मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर शेल्स होते हैं। एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, देन इट हैविंग द फर्स्ट शेल विच इज नॉन एज के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल, के एल एम एन। So when we go outer side, towards outer side of the atom, its size will be increases, उसकी जो साइज है वो बढ़ती जाती है। हम अगर आउटर साइड की तरफ जाते हैं न्यूक्लियस से आउटर साइड ऑफ द एटम, तो उसकी जो साइज है वो क्या होती जाती है? इंक्रीज होती रहती है, बिकॉज एवरी टाइम न्यू शेल विल बी एडेड, न्यू ऑर्बिटल विल बी एडेड, नया ऑर्बिटल इसमें ऐड होता जाता है। हाँ, इसके आगे भी हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। पीरियड 7 होता है ना, 7 पीरियड होता है ना पीरियोडिक टेबल में, 1 2 3 4 7 तक होते हैं, तो 7 राउंड हो सकते हैं। वो आपको सिर्फ 4 ही दिखाया है इसमें, ठीक है। टोटल कितने राउंड हो सकते हैं? 7। ओके, इसमें इसके अलावा इसमें क्या बताया गया है, शेल्स के बारे में उसने बताया, और उसने एनर्जी लेवल्स के बारे में भी
बताया था। देखो यहाँ पे स्टेशनरी स्टेट लिखा हुआ है। Electrons do not move randomly around the nucleus but follows a fixed circular path called stationary state. These E1, E2, E3, E4, these are called stationary state. इनको क्या बोला गया है? stationary state. स्टेशनरी मतलब यहाँ कोई बुक नोटबुक नहीं मिलती है वहाँ। स्टेशनरी का मतलब ये है कि वो स्टेबल रहेगा। स्टेशनरी का मतलब स्टेबल, एक ही जगह पे स्टेबल। तो यहाँ स्टेबल रहेंगे, ये सारे जो एनर्जी लेवल्स है वो एक ही जगह पे रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एक फिक्स पोजीशन होगी। जैसे कि इनर इलेक्ट्रॉन अंदर ही रह सकता है, बाहर का इलेक्ट्रॉन जैसे अभी कुछ इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं ना, तो वो यहाँ नहीं आ सकते बाहर। अगर उनको आना है या उनको जंप करना है तो उसके लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, फोटोन की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं बताऊंगा। तो एनर्जी स्टेट्स, अब इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी मूव नहीं कर सकते कि भाई मेरी मर्जी, मैं आज इसमें मूव नहीं करूंगा, मैं आज इधर मूव करूंगा। ऐसा होता है क्या? इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव करेगा? भाई इलेक्ट्रॉन की मर्जी नहीं है आज इधर मूव करने की, तो मैं इधर जा रहा हूँ फोर्थ वाले में। ऐसा हो सकता है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर है क्या कि वहाँ चले जाएंगे ऊपर? नहीं। तो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स उसकी ऑर्बिट रहेगी, भाई तुमको ये सर्कल में जाके घूमना है ना, उसके अलावा दूसरे सर्कल में वो नहीं जा सकता। अगर उसको जाना है तो उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा। अगर उसको जाना है, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है, हाँ, अगर उसको जाना है तो बाहर से लाइट की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं फोटोन। मैं बताऊंगा इसमें अलग अलग दोनों कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूँ, पहले ये समझ लो। सो इट हैविंग द फिक्स्ड स्टेशनरी स्टेट फॉर द इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन दैट पर्टिकुलर शेल और ऑर्बिट। आया समझ में? ओके। सो अब इनको अलग अलग नाम दिया। इन स्टेशनरी स्टेट को हमने एनर्जी लेवल्स बोला एनर्जी लेवल्स। अब इन एनर्जी लेवल को E1 नाम दिया, E2 नाम दिया, E3 नाम दिया, E4 नाम दिया। अलग अलग एनर्जी लेवल्स लिखे गए, E1, E2, E3, E4। उसके अकॉर्डिंग उनकी एनर्जीज भी अलग अलग थी। ये चारों की एनर्जी अलग अलग होती है। क्यों होती है? बिकॉज ये न्यूक्लियस से इनकी जो रेडियस होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है कि नहीं? देखो इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ देखो, इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ देखो, इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ देखो, और इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ देखो। चारों की रेडियस अलग अलग है बिकॉज चार चार छोटे बड़े सर्कल है यहाँ पर। एक सबसे बड़ा सर्कल है, इससे छोटा है, उससे छोटा है या नहीं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल है या नहीं अलग अलग? तो इसका मतलब इनकी रेडियस भी अलग होगी। अगर रेडियस अलग होगी तो इसका मतलब न्यूक्लियस से जो इन्फ्लुएंस होगा बाकी जो सर्कल्स पे, जो जो अलग अलग ऑर्बिट्स है उन पे अलग अलग इन्फ्लुएंस होगा न्यूक्लियस का। जितना पास में न्यूक्लियस के ऑर्बिट होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो इलेक्ट्रॉन बाउंड करेगा। आया समझ में? जैसे मान लो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस से निकालना, मतलब यहाँ के इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस ने उसको पकड़ा हुआ है। आया समझ में? क्योंकि न्यूक्लियस पे क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी लगानी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। उसके बाद उससे कम एनर्जी इसको निकालने के लिए लगानी पड़ेगी, उससे कम इसको, और सबसे कम इसको इजीली निकाला जा सकता है। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना 2881, तो आउटर मोस्ट ही जाता है कि नहीं, या इनर मोस्ट जाता है? सबसे आउटर मोस्ट को ही निकालते हैं ना, सबसे बाहर वाले को। तो इसको इजीली निकाला जा सकता है। आया समझ में? क्लियर है आपको? सो दिस इज आउटर मोस्ट ऑर्बिटल एंड इट इज आल्सो नथिंग बट द एन शेल। ठीक है? ओके, आगे अभी पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन दीज अलाउड शेल एंड नॉट इन बिटवीन देम while मूविंग इन द फिक्स्ड शेल। एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज एनर्जी। मतलब जब ये इनको एक फिक्स शेल अलाउ की गई है और जब ये रिवॉल्व करते हैं किसमें? एक ऑर्बिट में, तो इनका जो शेल है वो फिक्स रहता है। आया समझ में? इट डज नॉट लूज एनर्जी। अगर वो एनर्जी लूज करेंगे तो क्या होगा? अगर वो एनर्जी लूज करेंगे तो क्या होगा? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? अलग अलग हो सकते हैं, है ना? उसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अगर चला गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं लगेगा। आया समझ में? सो इट डज नॉट लूज एनर्जी।
while revolving around the nucleus. Okay, next, the first energy level K shell, which is N, is one closest to the nucleus, has the least energy. उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, लिस्ट होगी. अभी मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं यहां पर. एक मिनट, इंक्रीजिंग एनर्जी, ओके. हाँ हाँ, मैं हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन रिमूव करने के लिए सबसे कम एनर्जी इसमें लगानी पड़ती है. लेकिन सबसे ज़्यादा, सबसे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी की बात करें तो सबसे कम एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने में लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इतनी सी सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है ना, इतने से सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसको एनर्जी की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा या कम. तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो नहीं, कम मतलब रिवॉल्व करने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी. मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो उस टाइम पे इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है. लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का सर्कल तो छोटा है ना, तो सर्कल अगर छोटा है तो वो इलेक्ट्रॉन उस सर्कल में इजीली मूव कर लेगा ऐसे. तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो क्या रहेगी, कम रहेगी. क्योंकि अब आपको बड़ा सर्कल दिया गया, बड़ा ग्राउंड, और एक छोटे से ग्राउंड में आपको सर्कल मारना है, किसमें एनर्जी कम लगेगी, छोटे से ग्राउंड में. तो सबसे छोटा वाला ग्राउंड कौन सा है, राउंड कौन सा है, ये वाला. आया समझ में. ओके, नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ दीज लेवल्स इंक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. इनकी एनर्जी इंक्रीज होती है जब हम न्यूक्लियस की तरफ मूव्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस में, हम इसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं. एंड द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एल शेल is more than that of electron in K shell. The farther away the shell is is from the nucleus, the higher is the energy, its energy. एक मिनट, इंक्रीजिंग एनर्जी बोला गया है ना, तो आप याद रखना जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि शेल जो है, अभी आप यहाँ पे शेल देख सकते हो, शेल बड़ा है ना, तो इसको रिवॉल्व करने के लिए एनर्जी कितनी जरूरत पड़ेगी, मैं रिवॉल्यूशन की एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें एनर्जी ज़्यादा लगने वाली है. ओके, नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव टू अनदर शेल बाय एब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग. अभी देखो यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे गए हैं. सो इलेक्ट्रॉन आइदर, अब ये एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में मूव कर सकता है, बट इट रिक्वायर आइदर एनर्जी और आइदर इट लूजेस एनर्जी. ओके, सो फर्स्ट केस है जिसमें वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, बाहर से एनर्जी को लेगा, किस फॉर्म में लेगा, एज फोटोन के फॉर्म में. फोटोन, और फोटोन किस फॉर्म में होता है, ये लाइट की यूनिट होती है. जो फोटोन होता है वो किससे मिलता है हमें, सनलाइट से. ठीक है, फोटोन, प्रोटोन नहीं, फोटोन मतलब एच म्यू, म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, एच प्लांक्स कांस्टेंट होता है, वो मैं बताऊंगा. ये याद रखना, फोटोन, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, प्रोटोन नहीं है, ये फोटोन है. अब ये फोटोन किससे मिलेगा, जैसे ये लाइट है या फिर सनलाइट है, तो इस तरीके की लाइट से फोटोन मिल सकता है. आया समझ में. अभी इलेक्ट्रिसिटी से फोटोन मिल सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से ये लाइट जल रही है, या कोई भी मशीन चल सकती है इलेक्ट्रिसिटी से, कोई भी मशीन चल सकती है, एक्सरे वगैरह सब, एक्सरे मशीन, एमआरआई मशीन, या कोई भी चल सकती है ना. ओके, उसी से चलता है. ओके, तो बेसिकली जैसे ही उसमें लाइट ये पास करेंगे, जब हम इसमें फोटोन डालेंगे या यहाँ से फोटोन आएगा, जैसे फोटोन किसी में भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, किसमें, इलेक्ट्रिक करंट में फोटोन हो सकता है, सनलाइट में फोटोन हो सकता है. सनलाइट में फोटोन है इसीलिए जो सोलार पैनल्स है वो चलते हैं, पता है उससे, सोलार पैनल चलते हैं कि नहीं, और सोलार पैनल चलेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी आएगी. तो फोटोन होते हैं किसके अंदर, सनलाइट के अंदर. तो अगर सनलाइट के अंदर फोटोन है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ E1 स्टेट में है, तो ये E2 स्टेट में जाने के लिए इसको यहाँ से यहाँ जंप करना है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाना है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको ये फोटोन को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा. आया समझ में. जब एब्जॉर्ब करेगा
तो E1 से E2 में जंप कर सकता है, मतलब यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे जंप कर सकता है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यहाँ से अगर और ऊपर वाले फ्लोर पे जाना है तो वो इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, बट उसको क्या करना पड़ेगा, फोटोन को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। आया समझ में? ओके, आई होप समझ में आ गया होगा ये वाला कंडीशन। जब उसको एब्जॉर्ब करना है, जब वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा तो नीचे वाली स्टेट से ऊपर वाली स्टेट में जाएगा, E1 से E2 में। ओके, तो इस केस में यहां पर आएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये भी याद रखना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ओके, इसमें लिखा नहीं होगा शायद, नहीं लिखा ना, बस यार ठीक है। एब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग एन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ टू लेवल। अब इसमें यहाँ पर तो ये एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ पर ये क्या करेगा, इमिट करेगा एनर्जी को। ये देखो, फोटोन इमिटेड, यहाँ फोटोन इमिट हो रहा है इस जगह पे। जैसे ऊपर से नीचे जब आएगा, नीचे मतलब अब इस फ्लोर पे है, ऊपर चला गया, फिर ऊपर से वापस उसको नीचे आना पड़ेगा। अब मान लो यहाँ से नीचे कूदा, वो नीचे जंप किया उसने, तो जंप करने के टाइम जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, इमिट होगी, इमिट। और यहाँ पे क्या हो रही है, एब्जॉर्ब, यहाँ एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पर इमिट होगी। आया समझ में? तो उसको बोलेंगे इमिशन स्पेक्ट्रा। क्या बोलेंगे उसको, इमिशन स्पेक्ट्रा। जब एब्जॉर्ब होगा तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और जब इमिट होगा तो इमिशन स्पेक्ट्रा आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। E1 से E1 से अगर E2 से E1 में वो जंप कर रहा है ऊपर से नीचे, तो इमिशन हो रहा है। और E1 से E2 पे जा रहा है जंप करके ऊपर की तरफ, तो उस केस में क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। या आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्प्शन होगा, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और फोटोन, ये फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम E1 से E2। इसमें E2 से E1 नीचे, मतलब ऊपर से वापस नीचे आएगा, और नीचे जब आएगा तब फोटोन को इमिट करेगा, वो वही लिया हुआ जो फोटोन है उसको वापस बाहर निकाल देगा। आया समझ में? तो ये बोर्स ने बताया था। इसमें से कुछ पॉइंट्स में कुछ डाउट है आपके? ईच शेल कैन होल्ड ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर शेल सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्ड करते हैं। जैसे कि अगर आप इसमें भी देखोगे, ये इसके अंदर, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये जो फर्स्ट शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, दो। इसमें सेकेंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर उसके बाद इसमें देखो, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन है। मतलब हर शेल में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी जैसे हम बात करें मैग्नीशियम की, Mg की, तो Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर होता है 12। तो ये क्या हो जाएगा, 2882। आउटर मोस्ट में 12 है ना, सॉरी 282 होगा, सो 2882 नहीं, 282। सो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। फिर ये बीच वाले में कितने हैं, 8, इसमें दो। स्टार्टिंग वाले में हमेशा दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्टार्टिंग वाला जो के शेल है उसमें दो होंगे, एल शेल में 8 होंगे। फिर एल शेल आता है, उसमें 18 रहते हैं वैसे, लेकिन हम लिखते 8 है, ठीक है। इस तरीके से उनका अरेंजमेंट्स होता है। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए आपको? ये टॉपिक आपको भी है अभी 11th में, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर है, उसमें है, इनको वापस स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर है। तो आप भी यूँ समझ लो, आपका भी लेक्चर चालू हो गया है, यूँ समझ के चलो। ये 10th में था क्या आपको, 9 10 में, 9th में था या 10th में था 10th में। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जो 11th की सेकेंड चैप्टर है। आपके पास बुक है 11th का, उसका सेकेंड चैप्टर देखो, इंडेक्स में देखो, इंडेक्स में लिखा होगा ना। नहीं नहीं, इंट्रो सेकंड नहीं, सॉरी फोर्थ, फोर्थ होगा, फोर्थ चेक करो, इंडेक्स में देखो, फोर्थ, वही टॉपिक चल रहा है अभी, ठीक है। तो आप ही का टॉपिक है, इस पे भी ध्यान दो। तो समझ लो स्टार्ट कर दिया है। ओके, सबसे पहले ये एनर्जी लेवल समझ में आए तो थोड़ा सा मैं इसमें अभी बोर्स बोर्स का तो हो गया है,
इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अगर इसमें कुछ डाउट है तो बोलो। मैंने जो बताया वो सब समझ में आया है ना? इसमें शेल्स होते हैं, शेल का समझ में आ गया। और शेल के अलावा भी अगर उस शेल में से इलेक्ट्रॉन को जंप करके ऊपर जाना है या ऊपर से जंप नीचे करना है तो उसके लिए दो कंडीशन होगी। क्लियर? ओके। हाँ, अभी एक चीज और बता देता हूँ एक्स्ट्रा, आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लो, बस 1 मिनट लगेगा। अभी जब इमिशन स्पेक्ट्रा होता है तो इमिशन स्पेक्ट्रा के टाइम यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था जब लास्ट लेक्चर हुआ था, तो यहाँ पर अलग अलग रेंज में अलग अलग रेज निकलती है। जैसे कि सबसे पहले गामा रेज निकलती है, फिर एक्स रे निकलती है, फिर यूवी रे निकलती है, फिर यहाँ बीच में आएगा विजिबल विजिबल रीजन, ठीक है। और फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ विजिबल रीजन आएगा, यहाँ इंफ्रा रे, यहाँ पर माइक्रोवेव, रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव। अब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये एफएम और यहाँ पर एएम, यहाँ एफएम है और ये एएम है। तो ये सब जब इमिशन करता है इलेक्ट्रॉन तो इतनी सारी रेज निकालता है। ओके। अब ये रेज जब निकलती है तो एक्सरे, अब आपने सुना तो होगा एक्सरे के बारे में। जो एक्सरे मशीन है, अगर बॉडी, अगर हमारा जैसे अंदर कुछ चोट लग जाए या हड्डी में कुछ चोट है, क्योंकि आप खेल रहे हो उस टाइम पे हड्डी वगैरह में कहीं चोट लग गई, बोन्स में कोई फ्रैक्चर है, तो फ्रैक्चर को पता करने के लिए हमें एक्सरे मशीन का यूज़ करना पड़ता है या नहीं? तो उसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो हमारे बॉडी से गुजरती है, जिसको हम नहीं देख सकते। आप हड्डी देख के बता सकते हो कि अरे यहाँ पे चोट लगी है, बता सकते हो? नहीं। लेकिन वो एक्सरे मशीन, उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी रहती है, लेकिन उसमें कौन सा फिनोमेना लगता है? इमिशन स्पेक्ट्रा। आया समझ में? फिर यूवी रेज भी इमिशन स्पेक्ट्रा के थ्रू ही रिलीज होती है, याद रखना। यूवी रेज इमिशन स्पेक्ट्रा से रिलीज होती है। ओके। विजिबल रीजन का मतलब पता है? इसमें आ जाएगा विबग्योर, सुना है आपने? विबग्योर, विबग्योर सुना है? रेनबो के कलर्स। तो अगर 7 कलर्स के आप आसपास जितने भी आपने आपने जो अलग अलग कलर के कपड़े पहने हुए, एक्चुअली उनका कलर एक ही है, लेकिन हमें अलग अलग कलर के दिखाई दे रहे हैं। अभी जो आपने क्लॉथ्स पहने हैं या फिर आसपास जितना भी कलरफुल आपको दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की वजह से हो रहा है। अभी जैसे आपके कपड़ों के ऊपर जो वेवलेंथ पड़ रही है वो अलग रेंज में जा रही है, आपके अलग, आपके अलग, मेरे कपड़ों पे अलग, आपके अलग। तो बेसिकली हर एक कलर का एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है। अभी जैसे इसका यहाँ पर रहेगा ये 350, ये 350 नैनोमीटर होता है। 350 से लेके 750 नैनोमीटर तक जाता है। अगर रेड कलर होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, याद रखना। रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम होती है। तो रेड कलर आपने देखा भी होगा, एक तरफ आप वॉयलेट कलर पहनोगे, एक तरफ रेड कलर पहनोगे, कौन सा वाला ऐसा आंखों में आएगा? हाँ, रेड कलर की लाइट अगर मैं यहाँ जला दूँ तो चलेगा क्लास में? ऐसे इसकी जगह रेड कलर की लाइट लगा दिया तो क्या होगा? और दूसरा, क्लियर दिखाई देगा आपको यहाँ पे? हाँ। तो रेड कलर की लाइट बेसिकली स्प्रेड नहीं होती है ज़्यादा। जितनी लाइट ये लाइट से मिल रही है हमें, उससे उतनी लाइट रेड कलर की लाइट से मिलेगी क्या? नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? बिकॉज उस वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं होती है, स्कैटर्ड नहीं होती है। सो रेड कलर विल स्कैटर्ड लेस। आपने पढ़ा होगा ना 10th में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में चैप्टर था ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आपको बताया होगा उसमें कि जो रेड कलर है वो कम स्कैटर्ड होता है। वो सिग्नल वाला एग्जाम्पल था ना, वाई द सिग्नल लाइट विल बी रेड। रेड क्यों होती है वो? अब आपने सिग्नल पे भी देखा होगा, तीनों कलर देखे आपने सिग्नल पे, ग्रीन, येलो और रेड।
सबसे ज़्यादा क्लियर कौन सा दिखता है? रेड ही दिखता है ना? नहीं नोटिस किया होगा, नोटिस किया है कभी आपने? रेड कलर सबसे ज़्यादा क्लियर दिखता है, इसीलिए जो सिग्नल के लाइट है वो रेड होती है, मतलब रुकने वाली रेड होती है, बाकी येलो और ग्रीन होती है। अब रुकने वाले को उन्होंने ग्रीन या येलो क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो येलो और ग्रीन है वो क्लियरली दिखाई नहीं देती दूर से। अगर सिग्नल लग गया मान लो तो आपको रेड कलर की लाइट दूर से दिखाई दे जाएगी, लेकिन ग्रीन और येलो प्रॉपर तरीके से नहीं दिखती है। आप दूर से देखना कभी, आपको पता चलेगा, तो वो स्प्रेड हो जाती है थोड़ी सी। इसीलिए अगर किसी मतलब सिग्नल पे रोकना है तो फिर रेड कलर वो यूज़ करते हैं। आया समझ में? इसके बाद विजिबल रीजन हो गया, इंफ्रारे, माइक्रोवेव भी आपने सुना होगा। माइक्रोवेव चलता है ना, एक वो मशीन आती है गर्म करने के लिए, खाना गर्म करने के लिए। तो उसमें खाना गर्म कैसे होता है आपको पता है? माइक्रोवेव में कौन सा बर्तन यूज करते हैं? स्टील का? बोलो, किसी को पता है माइक्रोवेव में क्या यूज करते हैं? क्यों? तो हमें तो गर्म करना है ना माइक्रोवेव में। हमें गरम क्या, गरम क्या? ओके, क्यों नहीं होता गरम? गरम तो हुआ है ना वो चीज़, हीट तो लगती है ना उसको, फिर गरम क्यों नहीं होता? ग्लास तो गरम होगा ना, गैस पे चढ़ाओ, क्या होगा? अगर ग्लास के बर्तन को गैस पे चढ़ाओगे तो गर्म होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? नहीं होगा? अरे कभी चढ़ाया ही नहीं इसका मतलब। ओके, वो बीकर वगैरह तो यूज़ किए ना लैब में, उसको हीट करते हैं कि नहीं? यूज़ नहीं किए होंगे, पर उसको हीट करने के बाद ग्लास गर्म होता है। ग्लास भी उतना ही गर्म होता है जितना स्टील का बर्तन होता है। मार्बल भी गर्म होता है। अब बोलो। वो एक्चुअली माइक्रोवेव जो होती है उसके अंदर रेज होती है। उसके अंदर क्या होती है? रेज होती है। ये जो रेज है वो सिर्फ पानी को गर्म करती है। अगर उस ऑब्जेक्ट के अंदर, अगर उस मटेरियल के अंदर पानी नहीं है, वो गर्म नहीं होगा, एकदम ठंडा रहेगा। डाल दो माइक्रोवेव के अंदर आप, वो ठंडा ही रहेगा, गर्म ही नहीं होगा। अगर सूखा कोई चीज़, अगर किसी में पानी नहीं है, बिल्कुल एकदम ड्राई है, तो वो गर्म नहीं होगा। और अगर जिसके अंदर पानी है, वाटर डाल के आप अगर उसको गर्म कर रहे हो, तो वो पानी को गर्म कर देगा, लेकिन वो मार्बल गर्म नहीं होगा। वो मार्बल या ग्लास, तो वो पानी के साथ रिएक्ट करता है, उसके मॉलिक्यूल के साथ। समझ में आ रहा है आपको? किसके साथ रिएक्ट करता है? उसके मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है। क्लियर है? समझ आ रहा है आपको? तो माइक्रोवेव में ये रेज इमिट होती है, तो वो रेज किसके साथ? उसके मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करती है। फिर रेडियो वेव्स, ये सुना है आपने? एफएम, एएम। एफएम सुना है? रेडियो में एफएम मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एफएम का मतलब होता है, आपको शायद पता नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम। एएम क्या होता है? डीजे तो सुना होगा ना? डीजे सुना है? कैसा कैसा बजता है डीजे? मतलब ऐसे जमीन हिलती है थोड़ी जब डीजे बजता है तो इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं इसको? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बट इसके साथ लिंक है, इसलिए बता रहा हूँ। आपके लिए इन्फॉर्मेशन अच्छा रहेगा ये, क्योंकि ये इमिशन स्पेक्ट्रा से रिलेटेड है। फ्यूचर अभी तो आने ही वाला है इसके बाद, इसीलिए थोड़ा सा कर लो, उसके बाद फिर अपन ये आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, एएम। अभी एम्पलीट्यूड के बारे में सुना है आपने इससे पहले? फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड सुना होगा ना फिजिक्स में। हाँ, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? वो जो रेज ऐसे मूव करती है ऐसा, है ना, एकदम जिसकी हाइट ज़्यादा होगी उसको उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा रेज का, हाँ, साउंड के अंदर। ओके, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एकदम पास पास में, द नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल इन 1 सेकेंड, इट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी की जो आवाज़ होती है एफएम की, वो पर्टिकुलर रीजन में होती है। जैसे 92.5 एफएम, आपने चैनल के नाम पता है आपको? रेडियो रेडियो मिर्ची, 92.5 एफएम, 10, 102, ऐसा कुछ अलग अलग चैनल्स है ना।
तो रेडियो इस पे कभी एफएम पे ऐसा हुआ है कि उन्होंने नाम रख दिए स्टार प्लस, कलर्स या ऐसा कुछ? हाँ, स्टार स्पोर्ट्स। रेडियो पे ऐसा सुनाई देता है कि स्टार स्पोर्ट्स पे ये आपको ये वाला गाना मिलेगा, ऐसा कुछ होता है? क्यों? ऐसा बताएंगे तो फिर हमको फ्रीक्वेंसी पता नहीं होगी कहाँ पे वो रेडियो को चलाना है। तो उस रेडियो को चलाने के लिए स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, मतलब एफएम। फिर होता है एएम। एएम मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जब भी डीजे वगैरह बजता है तो उस टाइम पे एएम क्रिएट होता है। एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जितना ज़्यादा ये हाइट बढ़ेगी वेव्स की, उतना ज़बरदस्त उसका बेस होगा डीजे का। डीजे का बेस बेस भी अलग अलग होते हैं ना उसके। साउंड एकदम ज़्यादा होगा, बढ़ाना है आपको तो उसका बेस बढ़ाना पड़ेगा आपको, तो एकदम आवाज़ गूंजेगी। जब आवाज़ वाइब्रेट करेगी तो उसका मतलब उसका मॉड्यूलेशन, मतलब उसकी वेव्स और बड़ी क्रिएट होगी। आया समझ में? तो ये सब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, वो एक्स्ट्रा बताया मैंने। ओके। अभी अभी इसमें आपको पता होगा, इसके आगे वाला जो पार्ट है वो